यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 के अंदर अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले करंट अफेयर की सीरीज़ में प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीरीज़ मिलेगी और उसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं विद रेस्पेक्ट टू योर पबेट करंट अफेयर्स। ये वीडियो अगला होने वाला है जिसमें हम जनवरी 2022 के कुछ और अपडेट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट और इस तरीके से आपके सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में दिया हुआ है, तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज द गुजरात जस्टिस क्लॉक। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो गुजरात के अंदर जस्टिस क्लॉक नाम का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके अंदर क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि पेंडिंग केसेस जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कितने आज लिस्ट हुए हैं और टोटल कितने हैं। तो ये एक तरीके का अवेयरनेस जनरेशन और एक तरीके का इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र और मतलब एक मॉनिटरिंग और कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी चेयरपर्सन एंड एससी जज जस्टिस DY चंद्रचूड inaugurated 2 digital service for Gujarat High Court Justice Clock and Electronic Payment of Court Fee। तो ये क्या है, LED डिस्प्ले है और इस तरीके से विजिबिलिटी जो है उसको मैक्सिमाइजेशन करने का यहाँ पे काम किया जाएगा और वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ट्रैकर, तो ये अभी हमने ओवरऑल केसेस के लिए देखा था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं उन केसेस के बारे में जानकारी अगर आपको देखनी है या उन केसेस के बारे में क्या चल रहा है, क्या उसका मतलब एक तरीके से क्या उसका एनालिसिस है, एक तरीके का समझ सकते हो एनालिसिस होता है, वन स्टॉप सोर्स होता है सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो ये विधि लीगल पॉलिसी एक आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक काफ़ी नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो उन्होंने क्या किया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ट्रैकर बनाया है और ये ट्रैकर आपको पूरा केस का पूरा एक एनालिसिस देता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं। तो यू कैन यूज़ इट एज एन एग्जाम्पल इन योर आंसर्स कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन इज़ द यू कैन से न्यू करेंसी, न्यू ऑयल, इस तरीके की चीज़ें आपने पढ़ी हैं इकोनॉमिक सर्वे में, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो वो सारी चीज़ें, तो ऐसे ही वो चीज़ आप लिंक कर सकते हो जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में भी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बात हो या फिर पेंडिंग केसेस की बात हो। तो गुजरात का एग्जाम्पल हो गया, विधि लीगल पॉलिसी का जल्दी हो गया। इसके अलावा गोवा की एक केस स्टडी है, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था। आर्टिकल सिंपली ये बोल रहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड गोवा। डिफरेंस ये है कि और स्टेट्स में हमारे को देखने को मिलता है कि भाई आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया था, क्योंकि लोग जो हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे, जो MPs होते थे। तो इस तरीके से चीज़ें आई और फिर नियम कायदे जो भी हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें पता है। लेकिन गोवा में बस एक चीज़ ये है कि जनरल ट्रेंड क्या होता है, ये मैंने फिगर के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ था। तो जनरल ट्रेंड क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो सुप्रीम होता है, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी ओवर लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि ड्यू टू ADL और मेजॉरिटी गवर्नमेंट क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अपनी मतलब एक मतलब वैसे तो अगर पढ़ाई में देखोगे तो यू विल गेट के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट इज सुप्रीम टू एग्जीक्यूटिव, बट प्रैक्टिकली देखोगे तो क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव, उसके पास होती है मेजॉरिटी और उसके साथ साथ एंटी डिफेक्शन लॉ भी है। उसके अंदर क्या है कि भाई जो वहाँ पे विप होगा और ये सारी चीज़ें होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होता है एक लेजिस्लेटिव मेंबर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द एग्जीक्यूटिव, है ना। तो ये जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है पूरा मतलब ओवरऑल। लेकिन गोवा में ऐसा नहीं है, गोवा के अंदर MLAs आर पावरफुल। वाई? क्योंकि वो एक साथ डिफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोवा में टोटल 40 सीट्स हैं, तो उसका जो फिर 10% जो रूल्स हैं एंटी डिफेक्शन के, वो आपने देखा हुआ है पुराने, मतलब अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो अभी पूरा मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो गई थी, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर ट्रेंड अलग है, MLAs आर पावरफुल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो ADL वाला जो नियम है वो यहाँ पे एक तरीके से उसको क्योंकि
तोड़ दिया जाता है तो वैसे तो ये बुरा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पूरा एक साथ पूरे एमएलएज एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, बुरा भी है। लेकिन एक चीज़ अच्छा ये है कि यहाँ पर लेजिस्लेट जो एमएलएज हैं उनकी वैल्यू एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा है, तो मतलब वो एक तरीके से आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इस चीज़ को समझ सकते हो। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इससे रिलेटेड कुछ केसेस जो हैं वो आए हुए थे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल के अंदर, तो मैंने वो सारा कंपाइलेशन यहाँ पे दे दिया है कि पहला जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर, यहाँ पे बोला गया था कि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फिर एक केस हुआ था 2003 में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर कहा गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और लास्ट में बोला गया एक केस के अंदर 1977 के अंदर, हार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड आपको 3 केसेस देखने को मिल रहे हैं, एक में बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, एक में पार्लियामेंट्री की बात है, एक में डेमोक्रेसी की बात है। तो अल्टीमेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर you can say important for बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स। वो पार्लियामेंट्री में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी पावर करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं, डेमोक्रेसी को भी एक अलग लेवल पर पहुंचाते हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द आर्टिकल्स के भाई ठीक है केसेस आ गए कंपाइलेशन में, इस तरीके से यू कैन रीड आउट द थिंग्स। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू।